गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस की जुडिशरी के बारे में। बेसिकली हम फ्रांस की जुडिशरी के फीचर्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि अगर आपको कोई भी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग चीज़ों के लिए। लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस की अलग प्लेलिस्ट है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, सो दैट अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मे बी वो वहाँ मिल सकती है। एंड इन केस अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है या मैंने बना नहीं रखी है तो ऐसे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम फ्रांस की जुडिशरी के बारे में देखने वाले हैं। तो जो फ्रांस का लीगल सिस्टम है या फ्रांस की जो जुडिशरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो रोमन लॉ के ऊपर बेस्ड है एंड वो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द अमेरिकन एंड ब्रिटिश लीगल सिस्टम। ठीक है, वहाँ की जो फ्रांस की जुडिशरी है वो एक कॉडिफाइड लॉ सिस्टम फॉलो करती है। दैट मीन्स कि जितने भी लॉज है, जितने भी कानून है वो सब लिखे हुए हैं एंड जो जज है वो क्या करते हैं, इन्हीं कोड्स को जो है फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दी पास्ट जजमेंट्स। मतलब जजेस ने अगर पहले कोई जजमेंट दे रखी है तो वो जजमेंट कहीं ना कहीं बहुत ही कम इन्फ्लुएंस डालती है ऑन द नेक्स्ट डिसीजन और या फिर ऑन द प्रेजेंट डिसीजन। तो ये चीज हमने यहाँ पे बोली इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेंच जुडिशरी। फ्रेंच जुडिशरी है वो क्या करती है, कॉडिफाइड लॉ सिस्टम को फॉलो करती है। अब मेन फीचर्स क्या है फ्रेंच जुडिशरी के, तो वो चीज अब हम देख लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट फीचर तो हमने ऑलरेडी अभी इंट्रोडक्शन में देख भी लिया था कि फ्रेंच जुडिशरी क्या है, वो फॉलो करती है कॉडिफाइड लॉ सिस्टम। दैट मीन्स जितने भी लॉज है वो सब लिखे हुए हैं एंड उन्हीं लॉज को फॉलो किया जाता है बाय द जजेस ऑफ द कोर्ट्स। तो ये जितने भी लॉस लिखे हुए हैं वो बहुत ही क्लियर और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं सो दैट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड इसलिए जो जजेस है वो इन्हीं लॉस को या इन्हीं कोड्स को फॉलो करते हैं जो कि लिखे हुए हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दी पास्ट जजमेंट्स। ठीक है, कि अगर कोई पुराना केस था उस पर अगर किसी जज ने जजमेंट दी होगी तो उस पर रिलाई करने से अच्छा वो क्या करते हैं, इन्हीं रिटन कोड्स को या इन्हीं रिटन लॉज को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, जब भी वो अपनी जजमेंट सुनाने जाते हैं या फिर जब भी प्रेजेंट में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द पास्ट जजमेंट वो इन लॉज के या इन कोड्स के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये फर्स्ट फीचर था ऑफ द कॉडिफाइड लॉ। बाकी हमने ऑलरेडी अभी ऊपर डिस्कस कर लिया था कि जो फ्रेंच जुडिशरी है वो रोमन लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एंड वो कॉडिफाइड लॉ सिस्टम फॉलो करती है, जिसका मतलब ये है कि ऑल दी लॉज आर रिटन। ठीक है, एंड वो रिलाई नहीं करती है ओल्ड जजमेंट्स के ऊपर या पास्ट जजमेंट्स के ऊपर। तो ये सब चीजें हमने अभी जस्ट इंट्रो में देखी। तो ये सबसे मेन फीचर है एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर ऑफ द फ्रेंच जुडिशरी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। अब सेकेंड फीचर पे आ जाते हैं। फ्रेंच जुडिशरी का सेकेंड फीचर आता है दैट इज नो इलेक्टेड जजेस। तो नो इलेक्टेड जजेस का मतलब क्या है कि फ्रांस के अंदर जो जजेस होते हैं कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अपॉइंटमेंट और इलेक्शन में डिफरेंस होता है। जैसे इसको एक बार समझो कि क्या होता है अपॉइंटमेंट, क्या होता है इलेक्शन। ठीक है, तो इस अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को जो मन में आया मैंने उसे जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। तो दैट इज अपॉइंटमेंट। मैंने किसी से ओपिनियन नहीं लिया, बाकी बच्चों से ओपिनियन नहीं लिया दैट हु शुड बी द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने केवल अपने मन से किसी भी बच्चे को उठाया एंड मैंने बोल दिया दैट ही और शी इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, बट अगर मैं सबसे ओपिनियंस लेती, वोटिंग करवाती, तो ऐसे में क्या कर रही हूँ, मैं इलेक्ट कर रही हूँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, मतलब वहां पे अगर वोटिंग होती तो ऐसे में वो इलेक्ट किया जाता क्लास रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, कि कोई ये बोल रहा है कि इसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है, कोई ये बोल रहा है इसको बनना है, तो जिसके पास भी मेजॉरिटी आती तो वो जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनता। तो वोटिंग के थ्रू अगर होता ये चीज तब तो हुआ इलेक्शन। बट मैंने कुछ वोटिंग नहीं कराई, केवल मुझे जिसे चूज करना था एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैंने उसको चूज कर लिया। तो दैट इज अपॉइंटमेंट। आई होप आपको अपॉइंटमेंट और इलेक्शन का मतलब क्लियर हुआ होगा। अपॉइंटमेंट जहां पे सबका ओपिनियन नहीं लिया जाता, ठीक है, खुद से ही एक डिसीजन ले लिया जाता है। एंड इलेक्शन में क्या हो रहा है, सबका ओपिनियन लिया जा रहा है, वोटिंग करवाई जा रही है एंड मेजॉरिटी जो भी डिसीजन देती है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैसी फ्रांस में जो जजेस है उन्हें अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। अनलाइक यूएस में जजेस को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है,
और पहले जो है अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास थी फ्रांस के अंदर, तो वो जो पावर थी वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के पास थी कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करेंगे जजेस को, ठीक है। बट अब ये जो पावर है वो किसके पास है, वो पावर है हाई काउंसिल ऑफ जजेस के पास, जो कि क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बहुत ही फेयर तरीके से करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपॉइंटमेंट में बस केवल एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे बायसनेस हो सकती है, कि पार्शियलिटी हो सकती है, फेवरिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में पहले जब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस चूज किया करते थे तो उससे क्या हो रहा था, थोड़ी बायसनेस हो रही थी। इसकी वजह से ये चेंज कर दिया गया एंड ये पावर जो है हाई काउंसिल ऑफ जजेस को दी गई एंड इससे ये प्रोसेस थोड़ा और फेयर हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये बोला कि फ्रांस के अंदर जजेस को जो है अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। एंड वो अपॉइंट कौन करते हैं, अभी तो जो है हाई काउंसिल ऑफ जजेस करते हैं, पहले मिनिस्टर ऑफ जस्टिस किया करते थे। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ड्यूअल हायरार्की। तो जो फ्रेंच कोर्ट सिस्टम है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं वो तो हैंडल करते हैं सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हैंडल करते हैं केसेस जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के या पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होते हैं, उन केसेस को हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन से हैं, तो अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनरी कोर्ट्स की तो ऐसे में है कोर्ट ऑफ कैसेशन, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की तो ऐसे में सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इसमें, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कोर्ट है, दैट इज कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारा नेक्स्ट फीचर बन जाता है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, मतलब वाद विवाद हो जाता है बिटवीन द ऑर्डिनरी कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, कि अगर कोई ऐसा केस आया जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि इसे ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में भेजना चाहिए, तो ऐसे में एक तीसरा कोर्ट आता है, दैट इज कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि क्या करता है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, ठीक है। ये कोर्ट किससे मिलकर बना हुआ है, ये जजेस से मिलकर बना हुआ है, जो कि दोनों साइड से होते हैं, दैट मीन्स ऑर्डिनरी कोर्ट से भी होते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से भी होते हैं, ठीक है। एंड वो सारे जजेस मिलकर क्या डिसाइड करते हैं कि ये जो केस आया है इसे ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में भेजना चाहिए। तो ये सब कौन डिसाइड करते हैं, द जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट फीचर आता है, दैट इज नो जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर पहले तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है वो चीज समझ लेते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू एक पावर होती है जो कि कोर्ट के पास होती है कि वो ये एग्जामाइन कर सके कि कोई भी अगर लॉ आया है या कोई भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है या कोई भी पॉलिसी आई है तो वो सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई लॉ या कोई एक्शन ऐसा लगता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकता है, इनवैलिडेट कर सकता है या कैंसिल कर सकता है उस लॉ को या उस एक्शन को, ठीक है। कि आपका ये जो लॉ था या ये जो एक्शन आपने लिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे में इस लॉ को या इस एक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो पावर है किसके पास है, जुडिशरी के पास होती है, ठीक है। बट यहाँ पर फ्रांस में कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है, दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, वो लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे समझना कैसे, यहाँ पर फ्रांस के कोर्ट्स के पास ये जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, बट क्या पावर है वो चीज हम देखते हैं। तो अगर मेरे को लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करनी है, दैट मीन्स फ्रांस में अगर कोर्ट्स को देखना है कि कोई लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसकी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो उसको पास करने से पहले वो चीज देखनी पड़ेगी। दैट मीन्स एक लॉ क्या होता है, पहले एज अ बिल ड्राफ्ट होता है, ठीक है, एंड अगर उसे पास कर दिया गया तो वो लॉ बनता है, ठीक है। अब लॉ बनने के बाद आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो फ्रांस के अंदर, ठीक है। बाकी जहां पर जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है वहां पे कर सकते हैं, बट फ्रांस के अंदर अगर कोई लॉ बन गया उसके बाद आप उस लॉ को कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो, वो लॉ पास होने से पहले ही अगर आपको लग रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तभी आप वो कैंसिल कर सकते हो या तभी आप उसमें चेंजेस करवा सकते हो, बट आप लॉ बनने के बाद उसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द यूएस, बिकॉज वहां के कोर्ट्स के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तो वो वहां पर क्या कर सकते हैं, लॉ बनने के बावजूद भी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, उस लॉ को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये तो मैंने बोल दिया कि फ्रांस के अंदर जो लॉ को अगर चेक करना है तो आप पहले ही चेक कर लो, उसको पास करने से पहले ही आप चेक कर लो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो सब आप पहले ही चेक कर लो। तो वो चेक करेंगे कौन? तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चेक करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो कि क्या था जुडिशियल रिव्यू, या यहाँ पे क्यों नहीं है जुडिशियल रिव्यू, या किस टाइप की पावर है यहाँ फ्रांस के अंदर। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्क्वेट। अब ये पार्क्वेट जो है एक बहुत ही यूनिक फीचर है फ्रेंच जुडिशरी का। तो ये क्या होता है पार्क्वेट? तो पार्क्वेट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स का ग्रुप होता है जो कि ये इंश्योर करते हैं कि कन्विक्ट्स को पनिशमेंट मिले, मतलब जिसने भी अपराध किया है, गुनाह किया है, क्राइम किया है, उन्हें पनिशमेंट मिले एंड जस्टिस फेयर रहे, इवन क्रिमिनल्स के लिए भी, सबके लिए जो जस्टिस हो वो फेयर हो और जस्ट हो। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हुए होंगे फ्रेंच जुडिशरी के। बट फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी चीज में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। प्लीज़ मुझे बताइए मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, या मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, या क्या चीज़ मेरी समझ में आ रही है, या क्या चीज़ मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए। सो डू लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स सो दैट मैं अपनी वीडियोज़ पे वर्क कर पाऊँ एंड जैसा आप चाहते हैं वैसा कॉन्टेंट क्रिएट कर पाऊँ। सो या बाय बाय, टेक केयर।